अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज हमने कदर अयाज़ जो है वो चैप्टर पढ़ना है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है कर्नल मोहम्मद ख़ान। आपकी जाए पैदाइश चकवाल में है। आप 1920 में पैदा हुए थे और 1999 में आपकी वफ़ात हुई थी। वजह शोहरत जो है वो उर्दू अदब में मुमताज़ मज़ाह निगार के तौर पर आती है, और आपकी नुमायाँ खूबियाँ जो हैं वो आपके लिखने की, उसमें सबसे पहले सादगी, मानी आफरीनी, बावकार तंज़ो मज़ा, यानी कि सादगी है, मानी आफरीनी यानी कि मानी उसमें भरपूर तरीके से भरे हुए होते हैं, यानी कि मानी से भरे हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और बावकार तंज़ो मज़ा है, यानी कि आपकी जो मज़ा निगारी है उसके अंदर एक सुलझा हुआ अंदाज़ पाया जाता है। वो कोई वाहियात सी मज़ा निगारी के तौर पर नहीं आता। शौकियानापन का गुमान जो होता है आपकी तहरीरों में वो नहीं होता है। उसके बाद आपकी तसानीफ़ में बजंग आमद, बासलामत रवि और बज़्म आराइयाँ जो हैं वो शामिल हैं। तो बेटा, कदर अयाज़ जो है वो एक नावल है, ठीक है। एक नावल के तौर पर जो है ये कदर अयाज़ जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है एक ड्रामे के तौर पे जो है वो 3 से 4 जो हैं वो अशख़ास हैं जो कि वो कहानी सुनाने वाले हैं, वो एंटर होते हैं। कदर अयाज़, कदर का आपको सबको पता है कि कदर के नीचे अयाज़, अयाज़ जो है था वो एक शख्स का नाम था। जब आप कदर अयाज़ के बारे में एक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महमूद गज़नवी का जो है वो ख़ास वज़ीर के तौर पर उसने अयाज़ को बनाया था, क्योंकि एक दफ़ा सबको सोने की लालच की गई थी, सबको कुर्सियों की लालच की, सबको वज़ारतों की लालच की गई थी। तो अयाज़ ने कहा था कि मैं जो है वो अपने बादशाह के साथ खड़े होने को बहुत बड़ी एक कुर्सी समझता हूँ। तो तब से आपने अपना ख़ास मशीर के तौर पर अयाज़ को रख लिया था। आपने वो शेर भी पढ़ा होगा, एक ही सफ़ में सब खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, यानी कि महमूद गज़नवी को ज़रूरत ही नहीं थी किसी और बंदे की कि वो उसकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ताबेदारी करता, वो उसकी फरमाबरदारी के तौर पर काम आता। तो यहाँ पे बताया ये जाता है कि अयाज़ अपने असली लिबास में भी ऐसा मायूब नज़र नहीं आता था, यानी कि इंसान जो होता है अक्सर देखने में, देखने वालों के लिए वो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी कदर क्या होती है वो वही जानता है जिसको उसकी कदर अच्छे तरीके से समझ आ देती। तो कदर अयाज़ यही है कि इंसान जो है वो अपनी कदर से पहचाना जाता है। बेटा, कदर अयाज़ का अगर ख़ुलासा देखा जाए, चैप्टर बहुत लंबा है, आप खुलासे के तौर पे इसको देखो तो इसका खुलासा आएगा कि करनेल आर्मी की बात की जा रही है कि करनेलों को रहाइश के लिए उम्दा सी क्लास के बंगले रहने को मिलते थे। खुशकिस्मती से कर्नल मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि मुझे भी रहाइश के लिए एक बहुत अच्छा बंगला मिल गया था, जो कि बाकी लोगों के बंगलों में से बहुत अच्छा था और इम्तियाज़ी हैसियत रखता था, बहुत अच्छा था। ये बंगला विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। आप बुक पे पेज नंबर 87 जब ओपन करोगे तो उस पर ये रीडिंग बताई जा रही होगी। ये बंगला तकरीबन 2 एकड़ अराजी पर वाक़या था। बंगले के वसी सहन में ऊंचे सरों और सफ़ेद के पेड़ लहलहाते थे। इस शाहाना तर्ज के बंगले की आराइश और ज़ेबाइश, इनकी खूबसूरती के लिए मुकामी कबाड़े की मदद ली गई। कबाड़िया होता है मुकामी कबाड़ी, जिसके पास लोग अपना टूटा फूटा या सेकंड हैंड जो है अक्सर सामान बेच के चले जाते हैं। कई बार रद्दी या प्लास्टिक की बोतलें या कोई लोहे की ऐसी चीज़ें वही कबाड़िए से नहीं मिलती, बल्कि लोग अपना अच्छा खासा सामान जब एक जगह से दूसरी शहर में शिफ्ट होना होता है वो भी कबाड़िए के वहाँ दे जाते हैं। कबाड़िया फिर उनको अच्छे दामों में किसी को दे देता है और वो किसी वहाँ पे और आने वाली फैमिलीज़ के तौर पर काम आ जाता है। तो कहते हैं कि सलीम अभी कर्नल मोहम्मद ख़ान साहब के बेटे का नाम सलीम था, जो कि मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुए थे और दूसरे करनैल ज़ादों की तरह इनके साथ बैडमिंटन खेलते और शाम होते ही टेलीविज़न के सामने बैठ जाते थे। बूढ़े अली बख्श, जो कि उनके यहाँ मुलाजिम था, उसके अलावा किसी और शख्स को इसके कमरे में दाखिल होने की इजाज़त ना थी। एक दिन सलीम का दोस्त अमजद इसकी अदम मौजूदगी में, यानी कि अदम मौजूदगी होता है कि उसकी गैर हाज़िरी में, इनसे मिलने के लिए इसके घर आया और बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। अली बख्श ने इसे ठंडा पानी पिलाया। वो काफ़ी देर तक सलीम का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आखिरकार मायूस होकर चला गया। कौन चला गया? सलीम का दोस्त।
بعد میں سلیم کو علم ہوا تو وہ علی بخش پر برس پڑا، یعنی کہ اپنے نوکر جو ملازم تھے، جو بوڑھے ملازم تھے علی بخش، ان پر غصہ کرنے لگا۔ اس نے امجد صاحب کی ٹھیک طریقے سے خاطرداری نہیں کی۔ امجد اسے دیہاتی سمجھے گا، یعنی کہ وہ اپنے دوست کا نام تھا، سلیم کے دوست کا نام تھا امجد، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امجد کی خاطر توازہ اچھے طریقے سے نہیں کی، اس لیے وہ ہمیں جو ہے وہ دیہاتی سمجھے گا۔ علی بخش کو سلیم کی ڈانٹ کا بڑا دکھ ہوا۔ علی بخش کی داستان ختم ہوئی تو اسی وقت سلیم میاں آگے اور اپنی شکایات بیان کی۔ یہ کس کے سامنے شکایات بیان کی؟ کرنل محمد خان کے سامنے، کیونکہ علی بخش کو غصہ تھا، علی بخش کو دکھ تھا، تو وہ کرنل صاحب کو اپنی بات بتانے گیا کہ آج سلیم میاں نے مجھے ایسے ایسے ڈانٹا، اور ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ سلیم میاں بھی وہاں پر آگے اور انہوں نے بھی اپنی شکایت بیان کر دی کہ ان سے کیا گلہ اور شکوہ تھا، کس بنا پر وہ جو ہے ان پر غصہ ہوئے تھے۔ اس سے آگے جو معاملہ چلے گا وہ آپ کو کل کے لیکچرز میں پتہ چل جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔